रॉबर्ट ग्रीन की किताब 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर की सबसे जरूरी स्ट्रेटेजी में से एक में आपका स्वागत है। जिंदगी की लड़ाई में जीत सबसे ताकतवर की नहीं बल्कि सबसे ज्यादा ढलने वाले की होती है। जो लोग पुराने तरीकों से चिपके रहते हैं, जो पिछली लड़ाई लड़ते रहते हैं, वो बदलते वक्त के साथ बह जाते हैं। आज हम दूसरी स्ट्रेटेजी देखेंगे। पिछली लड़ाई मत लड़ो, दिमाग की गोरिल्ला लड़ाई। ये लगातार ढलते रहने की स्ट्रेटेजी है, ये समझने की कि सबसे बड़ा खतरा अक्सर दुश्मनों की ताकत में नहीं बल्कि अपनी सोच के अकड़ में होता है। हम इस स्ट्रेटेजी को गहराई से समझेंगे, इसके अलग अलग पहलुओं को इतिहास के किस्सों और असल जिंदगी के उदाहरणों से जानेंगे। बदलाव में न सिर्फ बचने बल्कि जीतने का ज्ञान हासिल करने के लिए तैयार हो जाइए। बिजनेस की दुनिया में भी पिछली लड़ाई मत लड़ो की भावना को धीरूभाई अंबानी से बेहतर शायद ही कोई दिखाता है। उन्होंने अपने जीवन और करियर में बार बार साबित किया कि असली विजेता वही होते हैं जो नए रास्ते अपनाने की हिम्मत रखते हैं। 1960 और 70 के दशक का भारत पुराने बिजनेस घरानों से भरा था, जिनकी जड़ें परंपरा और खासियत में गहरी थीं। ये घराने अपने पुराने तरीकों से चिपके हुए थे और बदलाव से डरते थे। शेयर बाजार, जो आर्थिक विकास का इंजन माना जाता था, वो अमीरों का अड्डा था, एक ऐसा क्लब जहां आम आदमी जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये एक बंद समाज था जहां केवल कुछ ही लोग प्रवेश पा सकते थे। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने रुकावटें नहीं, मौके देखे। उन्होंने देखा कि अगर सही तरीके से काम किया जाए तो हर चुनौती एक अवसर बन सकती है। उन्हें समझ में आया कि खेल के पुराने नियम बदलने का समय आ गया है। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें सफल होना है तो उन्हें कुछ अलग करना होगा। उन्होंने पहचाना कि असली लड़ाई कारखाने या बोर्डरूम में नहीं बल्कि भारतीय लोगों के दिमाग में है। उनका हथियार क्या था? एक नया दृष्टिकोण, एक नई सोच, एक नया विचार, आम भारतीय को ताकत देना, उन्हें अपने सपने का हिस्सेदार बनाना। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी इस खेल का हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने उन्हें एक अनोखी चीज दी, अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी, ऐसे समय में जब शेयर सिर्फ अमीर लोग ही रखते थे। यह एक क्रांतिकारी कदम था जिसने भारतीय समाज में एक नई लहर पैदा की। वो सीधे लोगों से बात करते थे, पुराने झरियों को छोड़कर। उनका संदेश लाखों लोगों तक पहुंचा जो आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते थे। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि वे भी इस आर्थिक क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। यह सिर्फ बिजनेस की समझदारी नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक चाल थी। यह एक ऐसा कदम था जिसने भारतीय बिजनेस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। शेयर बाजार को सबके लिए खोलकर धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने एक आंदोलन बनाया। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि वे भी निवेश कर सकते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। उन्होंने ताकत का संतुलन बदला, पुराने ढर्रे को चुनौती दी और भारतीय बिजनेस की दुनिया के नियम बदल दिए। उन्होंने यह साबित किया कि अगर आप में हिम्मत और दृष्टिकोण है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी कामयाबी पिछली लड़ाई लड़ने से नहीं बल्कि नए तरीके अपनाने से मिली। उन्होंने यह दिखाया कि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो नए रास्ते अपनाने की हिम्मत रखते हैं। धीरूभाई अंबानी की कहानी हमें याद दिलाती है कि लगातार बदलती दुनिया में सबसे बड़ी जीत उन्हीं की होती है जो पुराने तरीकों से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि असली विजेता वही होते हैं जो अपने सपनों को साकार करने के लिए नए रास्ते अपनाते हैं। 1991 भारत के आर्थिक इतिहास का एक अहम साल था जो बदलाव को अपनाने और पुराने तरीकों को छोड़ने की ताकत दिखाता है। यह वह समय था जब भारत ने अपनी आर्थिक दिशा को पुनः परिभाषित किया। कई दशकों तक भारत ने समाजवादी मॉडल अपनाया था जो एक आत्मनिर्भर और सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था पर आधारित था। उसकी अर्थव्यवस्था सरकारी लालफीताशाही, दकियानूसी नियमों और विदेशी निवेश के डर में जकड़ी हुई थी। यह एक ऐसा समय था जब व्यापार और उद्योगों को सरकारी अनुमति के बिना कुछ भी करने की आजादी नहीं थी। यह पिछली लड़ाई लड़ने का एक अच्छा उदाहरण था, एक ऐसी विचारधारा से चिपके रहना जिसका अब कोई फायदा नहीं था। अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई थी और विकास की गति धीमी पड़ गई थी। एक ऐसी विचारधारा से चिपके रहना जिसका अब कोई फायदा नहीं था। यह स्पष्ट हो गया था कि पुराने तरीके अब काम नहीं करेंगे। फिर आर्थिक पतन के कगार पर एक नया नेतृत्व उभरा जिसने बदलाव की जरूरत को समझा। यह नेतृत्व समझ गया था कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसे अपनी आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव करने होंगे। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने माना कि भारत अब एक आर्थिक द्वीप नहीं रह सकता,
जो दुनिया भर में चल रहे वैश्वीकरण से अलग थलग है। उन्होंने महसूस किया कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना होगा, जो दुनिया भर में चल रहे वैश्वीकरण से अलग थलग है। उन्होंने एक बड़े बदलाव की शुरुआत की जो भारत की आर्थिक दिशा को पूरी तरह से बदल देगा। उन्होंने एक बड़े बदलाव की शुरुआत की, पुराने लाइसेंस राज सिस्टम को खत्म किया जिसने दशकों तक भारतीय उद्यमियों का दम घोंटा था। पुराने लाइसेंस राज सिस्टम को खत्म किया जिसने दशकों तक भारतीय उद्यमियों का दम घोंटा था। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने भारतीय व्यापारियों को नई संभावनाओं के द्वार खोले। उन्होंने विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए जिससे भारत में नई तकनीकें और प्रबंधन कौशल आए। दुनिया को भारत के विकास में शामिल होने का न्योता दिया। यह एक ऐसा समय था जब भारत ने वैश्विक निवेशकों को अपने देश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। व्यापार की रुकावटें दूर हुईं जिससे भारतीय व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का रास्ता साफ हुआ। यह एक ऐसा कदम था जिसने भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता दी, जिससे भारतीय व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का रास्ता साफ हुआ। यह सिर्फ नीति में बदलाव नहीं था, यह सोच में एक बड़ा बदलाव था। यह सिर्फ नीति में बदलाव नहीं था, यह सोच में एक बड़ा बदलाव था। यह एक नई सोच थी जो मानती थी कि विकास वैश्वीकरण को अपनाने में है। यह सोच में एक बड़ा बदलाव था। यह मानना था कि पुराने तरीके अब काम नहीं करेंगे और विकास वैश्वीकरण को अपनाने में है। यह मानना था कि पुराने तरीके अब काम नहीं करेंगे और विकास वैश्वीकरण को अपनाने में है। इसके नतीजे बहुत अच्छे रहे और विकास वैश्वीकरण को अपनाने में है। इसके नतीजे बहुत अच्छे रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कभी सुस्त और अंदर की ओर देखने वाली थी फिर से जीवित हो गई। इसके नतीजे बहुत अच्छे रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कभी सुस्त और अंदर की ओर देखने वाली थी फिर से जीवित हो गई। विदेशी निवेश आया। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कभी सुस्त और अंदर की ओर देखने वाली थी फिर से जीवित हो गई। विदेशी निवेश आया जिससे नई तकनीकें, प्रबंधन कौशल और नई उम्मीदें आईं। जिससे नई तकनीकें, प्रबंधन कौशल और नई उम्मीदें आईं। भारतीय कंपनियां सरकारी नियमों से मुक्त होकर सॉफ्टवेयर से लेकर दवाइयों तक कई क्षेत्रों में वैश्विक खिलाड़ी बन गई। भारतीय कंपनियां सरकारी नियमों से मुक्त होकर सॉफ्टवेयर से लेकर दवाइयों तक कई क्षेत्रों में वैश्विक खिलाड़ी बन गई। 1991 के सुधार पिछली लड़ाई मत लड़ो की सीख का एक मजबूत उदाहरण है। 1991 के सुधार पिछली लड़ाई मत लड़ो की सीख का एक मजबूत उदाहरण है। ये हमें याद दिलाते हैं कि पुराने मॉडलों से चिपके रहना, चाहे वो कितने भी आरामदायक क्यों न लगे, मुसीबत का कारण है। ये हमें याद दिलाते हैं कि पुराने मॉडलों से चिपके रहना, चाहे वो कितने भी आरामदायक क्यों न लगे, मुसीबत का कारण है। असली विकास वो हमें सिखाते हैं बदलाव को अपनाने में है। असली विकास वो हमें सिखाते हैं बदलाव को अपनाने में है। अपने आसपास की दुनिया की बदलती हकीकतों के साथ ढलने में है। अपने आसपास की दुनिया की बदलती हकीकतों के साथ ढलने में है। ये एक ऐसा सबक है जो हमें सिखाता है कि विकास और प्रगति के लिए बदलाव को अपनाना आवश्यक है। चैप्टर 3, स्टीव जॉब्स और नए सिरे से बनाने का हुनर। टेक की दुनिया अपने लगातार बदलाव के साथ पिछली लड़ाई लड़ने के खतरों को साफ दिखाती है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर दिन कुछ नया होता है और जो कंपनियां इस बदलाव के साथ नहीं चल पाती वे पीछे छूट जाती हैं। कोई भी कंपनी इसे एप्पल से ज्यादा अच्छे से नहीं दिखाती, खासकर स्टीव जॉब्स के नेतृत्व में। जॉब्स ने एप्पल को एक नई दिशा दी, एक ऐसा दृष्टिकोण जो केवल उत्पादों को नहीं बल्कि पूरी कंपनी की संस्कृति को बदलने वाला था। जब जॉब्स 1997 में एप्पल वापस आए तो उनकी बनाई कंपनी अपने पुराने रूप की छाया बन चुकी थी, औसत दर्जे के उत्पादों के साथ और आगे बढ़ते कॉम्पिटिटर्स से पिछड़ रही थी। कंपनी की हालत इतनी खराब थी कि कई लोगों ने सोचा कि एप्पल का अंत निकट है। लेकिन जॉब्स के पास एक खासियत थी कि वो आगे देख सकते थे, भविष्य का अंदाजा लगा सकते थे और सबसे जरूरी ढल सकते थे। उन्होंने समझा कि अगर एप्पल को बचाना है तो उसे पूरी तरह से बदलना होगा। वो समझते थे कि एप्पल का बचाव पिछली लड़ाई लड़ने में नहीं, माइक्रोसॉफ्ट से मुकाबला करने में नहीं, बल्कि मैदान ही बदल देने में है। उन्होंने महसूस किया कि एप्पल को अपनी पहचान फिर से बनानी होगी। उन्होंने एप्पल में एक नया जोश भरा, नएपन, अच्छे डिजाइन और ऐसे प्रोडक्ट बनाने पर जोर दिया जो सिर्फ तकनीकी रूप से बेहतर नहीं बल्कि दिखने में भी अच्छे हों। उन्होंने डिजाइन और उपयोगकर्ता अनुभव को प्राथमिकता दी। नतीजा कई बेहतरीन प्रोडक्ट्स रहे। iMac अपने नए ओनल इन वन डिजाइन के साथ, जिसने कंप्यूटर की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी।
आईपॉड, जिसने पोर्टेबल म्यूजिक को बदल दिया और लोगों के संगीत सुनने के तरीके को पूरी तरह से नया रूप दिया। और आईफोन, जिसने स्मार्टफोन का दौर शुरू किया। आईफोन ने न केवल फोन की परिभाषा बदली, बल्कि पूरी दुनिया के साथ संवाद करने का तरीका भी बदल दिया। ये सभी प्रोडक्ट पिछली लड़ाई मत लड़ो के सिद्धांत को दिखाते हैं। जॉब्स ने हमेशा आगे की सोची, और यही कारण था कि एप्पल ने लगातार नए और क्रांतिकारी उत्पाद पेश किए। उन्होंने मौजूदा खिलाड़ियों से उनकी शर्तों पर मुकाबला नहीं किया, उन्होंने शर्तें ही बदल दी। उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने के लिए नए रास्ते खोजे, उन्होंने शर्तें ही बदल दी। उन्होंने खेल के नियमों को फिर से लिखा और एप्पल को एक नई पहचान दी। उन्होंने माना कि असली लड़ाई मार्केट शेयर के लिए नहीं, बल्कि ग्राहकों के दिलों और दिमाग के लिए है। उन्होंने ग्राहकों के साथ एक भावनात्मक संबंध बनाया। जॉब्स की खासियत ग्राहकों की जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने में थी, ऐसे प्रोडक्ट बनाने में जो लोगों को पता भी नहीं था कि उन्हें चाहिए जब तक वो उनके हाथ में न आ जाएं। उन्होंने ग्राहकों की अनकही जरूरतों को पहचाना, ऐसे प्रोडक्ट बनाने में जो लोगों को पता भी नहीं था कि उन्हें चाहिए जब तक वो उनके हाथ में न आ जाए। उन्होंने ग्राहकों को आश्चर्यचकित किया और उन्हें नए अनुभव दिए। वो समझते थे कि तेजी से बदलती टेक की दुनिया में पिछली कामयाबियों से चिपके रहना पिछड़ने का रास्ता है। उन्होंने हमेशा आगे की सोची और नए अवसरों की तलाश की। जॉब्स के नेतृत्व में एप्पल की वापसी हमें याद दिलाती है कि लगातार बदलाव के सामने सिर्फ ढलना ही जरूरी है। उन्होंने एप्पल को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। ये हमें सिखाती है कि असली नेतृत्व पुराने तरीकों से चिपके रहने में नहीं, बल्कि नए को अपनाने, खेल के नियम बदलने और खुद को लगातार बदलते रहने की हिम्मत में है। जॉब्स ने हमें दिखाया कि कैसे एक सच्चा नेता बदलाव को गले लगाता है और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। आखिर में बदलाव को अपनाओ। जैसा कि हमने इन उदाहरणों से देखा, पिछली लड़ाई मत लड़ो की स्ट्रेटेजी सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू पर लागू होने वाला एक सिद्धांत है। ये हमें पुराने विचारों को छोड़ने और बदलाव की ताकत को अपनाने के लिए कहता है। याद रखें, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो ढलते हैं और नए तरीके अपनाते हैं। पुराने तरीकों को छोड़ने और नई स्ट्रेटेजी अपनाने से मत डरो। दुनिया लगातार बदल रही है और जो नहीं ढलते वो पिछड़ जाते हैं। द 33 स्ट्रैटेजीज ऑन ऑफ वॉर से और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। हम इसके पन्नों में छिपे ज्ञान को जानना जारी रखेंगे, आपको जिंदगी की मुश्किलों से निपटने और जीतने के लिए स्ट्रेटेजिक टूल्स देंगे।